दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की योजना शुरू से ही काफी स्थिर रही है कि हम यूक्रेन युद्ध में ना तो यूक्रेन का पक्ष लेंगे और ना ही रूस के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, क्योंकि रूस भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण देश होने के साथ साथ हमारा ऐतिहासिक साथी भी है। ऐसे में रूस के खिलाफ कोई भी बात कहना भारत को शोभा नहीं देता। साथ ही हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी हमने यूक्रेन युद्ध से अपने हाथ पीछे कर लिए और अपनी आंतरिक समस्याएं जैसे ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना सही समझा, जिसके बाद पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की गई ताकि हम रूस के खिलाफ जाकर यूरोपियन देशों का समर्थन करें और यूक्रेन को न कि सिर्फ करोड़ों डॉलर की एड दे बल्कि रूस पर एक तरफा सीज फायर के लिए दबाव भी बनाए। पर भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और हम अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के साथ बने रहे, जिस पर अमेरिका, जापान, फ्रांस और कई यूरोपियन देश काफी भड़क गए। लेकिन तब इन देशों के पास भारत का सामना करने के लिए न तो कोई ठोस कारण था और न ही कोई योजना। पर जैसे ही इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 समिट के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई, वैसे ही सभी पश्चिमी देशों के पास एक योजना तैयार हो गई। इन सभी देशों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब भारत पर कैसे दबाव बनाना है और कैसे ये देश भारत को रूस की निंदा करने के लिए मना सकते हैं, जिसके तहत सभी यूरोपियन देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि अगर भारत ने रूस की निंदा नहीं की तो वह G20 में भारत का सहयोग नहीं करेंगे, जो हमारी प्रेसिडेंसी और ग्लोबल इमेज के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, हमने देखा है कि कैसे सबसे पहले तो फ्रांस ने G20 की कम्युनिक पर साइन करने से मना कर दिया और इस बात पर अड़ गए कि भारत G20 की जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट में रूस की काफी कड़े शब्दों में निंदा करे, तभी वह इस स्टेटमेंट पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि जापान के विदेश मंत्री ने भारत द्वारा होस्ट की जाने वाली G20 मीटिंग में आने से साफ इंकार कर दिया। यानी फ्रांस के साथ साथ अब जापान भी भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना मोर्चा खोल चुका है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कैसे आधिकारिक तौर पर अब जापान ने यह बात साफ कर दी है कि उनके विदेश मंत्री भारत में होने वाली G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इसके पीछे उन्होंने यूक्रेन और रूस को कोई असली कारण तो नहीं बताया, लेकिन अगर हम इस घटना के कूटनीतिक एंगल को समझने की कोशिश करें तो इस बात को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि ये सब सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। जहां एक तरफ यूरोपियन देश खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने यूक्रेन युद्ध से अपनी दूरी बना ली है, जो भारत के मित्र देश जैसे जापान और फ्रांस को पसंद नहीं आ रहा। हाल ही में जापान ने यूक्रेन को 5.5 अरब डॉलर का एक बड़ा सपोर्ट पैकेज देने का ऐलान किया, जिसे जारी करते समय उन्होंने ये बात खुलकर कही कि वह यूक्रेन युद्ध में एक लीडिंग भूमिका निभाना चाहते हैं ताकि रूस द्वारा अपनाया जाने वाला आक्रामक रवैया खत्म किया जा सके। इसका भी आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये स्थिति भारत की डिप्लोमेसी के लिए असली चुनौती है कि आखिर हम इतने डिप्लोमेटिक प्रेशर में भी अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को कैसे जारी रखेंगे और अपनी G20 प्रेसिडेंसी को कैसे सफल बना सकेंगे, क्योंकि भारत का मुख्य मकसद है कि विश्व में जैसे लगातार चीन दूसरे देशों को अपने कर्ज के नीचे दबाकर अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहा है, उसे हम G20 देशों के जरिए काउंटर कर सके। लेकिन फिलहाल सभी देशों का ध्यान सिर्फ यूक्रेन युद्ध पर ही लगा है, जो भारत की डिप्लोमेसी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी बीच G20 की अपनी प्रेसिडेंसी को सफल बनाने में भारत को जिस तरह की परेशानियां आ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए रूस ने ये बात खुलकर कही है कि ये सब कुछ पश्चिमी देशों का बदला लेने का तरीका है ताकि वह भारत पर दबाव बना सके, जिससे भारत भी रूस का समर्थन करने से पीछे हट जाए और रूस को दुनिया भर में आइसोलेट किया जा सके। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बाली समिट के बाद रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री अभी तक व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले हैं, जिसने दोनों देशों के बीच बातचीत में एक बड़ा गैप पैदा कर दिया है। पर सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि जिस तरह से अमेरिका और सभी पश्चिमी देश रूस को अकेला करने की नीति के साथ आगे बढ़े रहे हैं, अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो रूस और अमेरिका के संबंध इतने डैमेज हो जाएंगे कि इन्हें आने वाले कई सालों तक सामान्य नहीं किया जा सकेगा, जिसका बुरा प्रभाव हमें पूरे विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ स्टेबिलिटी पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति इकलौती ऐसी चीज है जो रूस के साथ बातचीत में दुनिया का संतुलन बना सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये समय भारत की डिप्लोमेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर हम जापान और फ्रांस जैसे मित्र देशों के दबाव से हटकर कैसे अपने गुटनिरपेक्ष नीति को जारी रखते हैं और अपनी G20 की प्रेसिडेंसी को सफल बना सकते हैं, क्योंकि एक देश के तौर पर हमें हमारे इंटरेस्ट को ही ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए सबसे समझदारी भरा कदम होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जापान के विदेश मंत्री का भारत न आने के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।